Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। कुछ हमारे विकल्प दिए हुए हैं, उसे हमें सीक्वेंस में लगाना है। कोई ऑप्शन में है पंचायती राज का क्रियान्वयन, दूसरा है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तीसरा है ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण, चौथा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो एक एक को हम लोग देख लेते हैं, फिर सीक्वेंस भी आसानी से लग जाएगा। पहले देखते हैं पंचायती राज का क्रियान्वयन। पंचायती राज का क्रियान्वयन कब होता है? 1959 में होता है और यह राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत होती है। इसके राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत होती है। इसकी संतुति कौन करते हैं? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, अर्थात ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए यह कार्यक्रम लाया गया और इसमें असफलता को देखते हुए इसकी जांच के लिए फिर एक नई कमेटी की गठन हुई जिसने पंचायती राज की संतुति की। तो यहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम हम लोगों ने देखा 1952 में है। बी में है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह 1978 में प्रस्तावित होता है और 1980 में यह लागू होता है। यह गांव के लोगों को आसानी से ऋण देकर और उन्हें रोजगार में योगदान देने के लिए, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लाया गया था। ग्रामीण सीटों में आरक्षण, इसकी बात करें तो जब हमारी पंचायती राज व्यवस्था 1993 में हमारे संविधान में शामिल हो जाती है तो उसी में ही सीटों के आरक्षण की भी चर्चा की गई है। यह आपको 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में इसे जोड़ा गया, संविधान संशोधन द्वारा। और यह अनुसूची 11 में भी आती है ग्राम पंचायत। तो यहाँ सीक्वेंस हम लोगों को मिल गया। डी पहले आ रहा है हम लोग को, सबसे पहले डी आ रहा है। डी किस में है? डी हमारा डी में ही है, तो हमारा आंसर मिल गया डी। डी ए बी सी यही सीक्वेंस हो गया। तो फर्स्ट आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? ए योगेंद्र सिंह, बी मिल्टन सिंगर, सी ए के शरण, डी डी पी मुखर्जी। तो परंपरावाद को परिप्रेक्ष्य के रूप में कौन लेते हैं? ए के शरण लाते हैं। तो 2 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। कुछ अन्य जानकारियाँ हम लोग देख लें। योगेंद्र सिंह को देखें तो योगेंद्र सिंह की बहुत ही फेमस बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। दूसरा इनकी बुक देखें, सोशल चेंज इन इंडिया। सोशल चेंज इन इंडिया, ध्यान रखिएगा एम.एन. श्रीनिवास की भी इसी तरह मिलती जुलती बुक है, उसमें सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है और इनमें मॉडर्न शब्द नहीं लगा हुआ है। योगेंद्र सिंह की और बात करें तो यह संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण कहते हैं। अग्रिम समाजीकरण कहते हैं। योगेंद्र सिंह की और चर्चा करें तो ये आधुनिकता को मूल्य और संस्कृति के रूप में देखते हैं। आधुनिकता को किस रूप में देखते हैं? मूल्यों और संस्कृति के रूप में देखते हैं। क्या आधुनिकता क्या है? मूल्यों की गठरी है। मूल्य के इसके साथ मूल्य भी आते हैं। कहते हैं कि जातियां वर्ग के ढांचे में कार्य करती हैं। जातियां वर्ग के ढांचे में कार्य करती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने योगेंद्र सिंह की कुछ जानकारियाँ देखी। मिल्टन सिंगर की बात करें तो मिल्टन सिंगर की बहुत ही फेमस बुक आती है ट्रेडिशनल इंडिया। ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज। स्ट्रक्चर एंड चेंज। इनकी दूसरी बुक देखें तो कहते हैं कि व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन, व्हेन ए ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइज। कोष्ठीकरण की अवधारणा देते हैं। कोष्ठीकरण की अवधारणा देते हैं मिल्टन सिंगर।
डीपी मुखर्जी की तो चर्चा किए हुए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको भी देख लेंगे। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। इस तरह की जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों को इस तरह की जानकारियाँ आप शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो 2 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रिडल्स इन हिंदुज़्म किसकी रचना है? ए मैक्स वेबर, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अम्बेडकर, डी अरविंद घोष। तो रिडल्स इन हिंदुज़्म यह बुक है भीमराव अम्बेडकर की। तो 3 का आंसर हो गया हमारा सी। कुछ और अन्य बुकों को भी हम लोग देख लेते हैं, खासकर नेट में बुक के सीक्वेंस ज़रूर पूछते हैं। तो अम्बेडकर की बुक के सीक्वेंस जो जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उनके हम लोग देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपको आर्कैग इस्मो। यू से हो गया अनटचेबल्स हु आर दे। ये सीक्वेंस शुरुआत से है, सबसे पहले इनकी बुक आर से आती है, इस तरह से करके मैंने पूरे सीक्वेंस बना दिए हैं। तो हम लोग लाइन से इस बुक को देख लेते हैं। अनटचेबल्स हु आर दे, इनकी सबसे लास्ट में ये बुक आती है। एम से आती है माइनॉरिटीज़, स्टेट एंड माइनॉरिटी। यू एम है यहाँ पे। एस से आपको आ जाएगा हु आर सुद्राज। यहाँ एम यहाँ भी था, एस यहाँ भी था, एस ले सकते थे लेकिन एस डबल हो जाता तो कन्फ्यूज़न हो जाती, तो इसलिए यहाँ माइनॉरिटी ले लिया और सुद्राज यहाँ एस आ गया। आई से देखें तो यहाँ इनकी बुक आ जाती है इमेजिनेशन ऑफ अनटचेबल्स। और इनकी जी से बुक देखें तो मिस्टर गांधी करके ऐसे एक इनकी बुक आ जाती है। ए से हो जाता है इनका एनहेलेशन ऑफ कास्ट। सी से हो जाएगा इनके कास्ट इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, कास्ट इन इंडिया यह बुक हट्टन की, इस नाम से बुक हट्टन की भी है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया यह केतकर की बुक आ जाती है। तो एक ये जो कास्ट इन इंडिया है यह कंफ्यूज भी कर सकता है, यह अम्बेडकर की भी बुक है और हट्टन की भी बुक है। आर से हो जाएगा इनको द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, जिसमें इन्होंने पीएचडी की है और यह इनकी पहली बुक हो जाती है। तो 3 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित विचारकों ने जनसंख्या के अध्ययन में योगदान किया है, उन्हें क्रमिक क्रम व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। यहाँ कुछ विद्वानों के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने जनसंख्या के अध्ययन में योगदान दिया है। तो इनके कालानुक्रम अर्थात जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले माल्थस आ जाते हैं। एक बार मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया था, एक फॉर्मूला आ जाता है सामा आमा हटा सप फ्रेटा वेदु वेस्मी वेको। तो यह कुछ सीक्वेंस हैं, कुछ विद्वानों के नाम हैं जो मुख्यतः आते हैं। इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए इस तरह से याद कर सकते हैं। साइमन हो गए, माल्थस हो गए, अगस्ट काम्ट हो गए, मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, टाइलर, इस तरह से ये सारे नाम हो जाएंगे आपको। इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, मैंने इस पर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ देखिएगा, आपको इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन की अब चर्चा कर ले। माल्थस का इनका डेट ऑफ बर्थ हो जाता है फर्स्ट का 1766 में माल्थस की डेट ऑफ बर्थ है। दूसरी आ जाती है इनकी वारेन एस्थाम्पसन, इनका डेट ऑफ बर्थ हो जाता है 1887। तीसरा किंसले डेविस है, इनकी आ जाती है डेट ऑफ बर्थ 1903। और चौथा स्पेंसर है, तो स्पेंसर का डेट ऑफ बर्थ 1820 है। तो अब सीक्वेंस हम लोग लगा लें। सीक्वेंस में सबसे पहले आ रहा है एक, तो यहाँ 3 जगह है, एक, फिर आ रहा है हमारा 4, एक के बाद 4 तो नहीं आ रहा है इसमें कोई, अर्थात ये ऑप्शन प्रिंट इसकी गलत है। तो हमारा सही हो जाएगा 1,
फिर 4, फिर 2 और फिर 3। तो हमारा आंसर ये सही बन गया। तो 4 का आंसर मैंने बता दिया, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, समाजशास्त्रीय विश्लेषण के किसी क्षेत्र के संहिताकरण के लिए एक उपकरण को संदर्भित करने के लिए पैराडाइम रूप निदर्शन का उपयोग किसने किया? 1 मार्क्स, बी जेसमेल, तीसरा मार्टन और पांचवा है अनुत्तरित प्रश्न, ये अर्थात ये चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि पैराडाइम की अवधारणा कौन देते हैं, पैराडाइम की चर्चा कौन करते हैं? तो पैराडाइम की चर्चा मार्टन महोदय करते हैं। जब प्रकार्यवाद की बात चल रही थी तो प्रकार्यवाद में 3 चीज़ आए थे, प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद और प्रकार्यों की अपरिहार्यता। प्रकार्यों की अपरिहार्यता, ये दोनों जो अवधारणाएं हैं ये मैलिनोवस्की देते हैं। मैलिनोवस्की कहते हैं कि कोई भी संस्कृति है, कोई भी चीज़ें हैं, वो प्रकार्य जरूर करती है और सभी तरह जो इसका काम है प्रकार्य करना, तो हमेशा प्रकार्य ही करेगी। और प्रकार्यात्मक एकता की अवधारणा आपको ब्राउन देते हैं। इसी की आलोचना में मार्टन महोदय कहते हैं कि नहीं, प्रकार्य जरूरी नहीं है कि ये प्रकार्यात्मक एकता ही करे, या कभी कभी संघर्ष भी करती है। जो चीज़ें जरूरी नहीं है कि केवल प्रकार्य ही करेगी, कभी कभी उसके दुष्प्रकार भी होते हैं। इसी चीज़ को समझाने के लिए मार्टन ने पैराडाइम की बात की थी। उन्होंने 11 सूत्रीय पैराडाइम की चर्चा की है, पैराडाइम, जिसमें ही इन्होंने बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें मदों को चुनना चाहिए, फिर मदों के उद्देश्य क्या हैं उनको हमें जानना चाहिए। इस तरह से करके उन्होंने 11 पैराडाइम बताए हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से 4 पैराडाइम हम लोगों को याद करने होते हैं। एक होता है पहला कि जो हम मद लेते हैं उसके उद्देश्य और प्रकार क्या हैं, उद्देश्य और प्रकार क्या हैं। जब प्रकार हो जाता है तो हमें प्रकार और दुष्प्रकार को पहचानना होता है, प्रकार और दुष्प्रकार को पहचानना होता है। जब प्रकार हमें मिल जाता है तो फिर हमें प्रकट और अप्रकट प्रकार को पहचानना होता है। और इन दोनों के बाद भी जब प्रकट और अप्रकट प्रकार कुछ समझ लेते हैं, फिर प्रकार्यात्मक विकल्प की भी ये चर्चा करते हैं, प्रकार्यात्मक विकल्प की भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से 5 का आंसर हम लोगों को मिल गया यहाँ 3। इस तरह से मार्टन से संबंधित भी वीडियो बना हुआ है, इन सब की चर्चा वहाँ की गई है। इसको देखिएगा तो इजीली आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, और इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन होंगे आप इसे इजीली देख सकते हैं। तो 5 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारतीय ग्रामीण समाज के पूर्व में कराए गए अध्ययनों का बृहद आधार समाजशास्त्रियों की किस रुचि से संबंधित है? अर्थात भारतीय ग्रामीण समाज में जो अध्ययन हुए हैं वो किस क्षेत्र को दर्शाते हैं कि अध्ययन किस क्षेत्र में हुआ है, समाजशास्त्रियों की रुचि किस तरफ रही है ग्रामीण अध्ययन में, तो इसको हमें बताना है। ए, भारतीय ग्रामीण समाज को समझना, बी, परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना का प्रलेखन, सी, भारतीय ग्रामीण समाज की गतिशीलता एवं परिवर्तन को समझना, डी, भारतीय ग्रामीण समाज में अंग्रेजों के योगदान का प्रलेखन। तो सही विकल्प का चयन करना है हमें, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ देखें तो भारतीय ग्रामीण समाज में अंग्रेजों के योगदान का प्रलेखन, यह हमारा जो भारतीय विचारक रहे हैं उनका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहा है। तो डी तो हमारा नहीं होगा, तो डी वाले जो भी ऑप्शन होंगे वो हमारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ डी 2 ऑप्शन है, यह हमारे गलत हो जाते हैं। और दूसरा आ जाता है आपको भारतीय ग्रामीण समाज की गतिशीलता एवं परिवर्तन को समझना, यह बिल्कुल सही है। जैसे एस सी दुबे की बुक आती है इंडियाज़ चेंजिंग विलेज, एस सी दुबे की बुक आती है इंडियाज़ चेंजिंग विलेज, इंडियाज़ चेंजिंग विलेज। तो इस तरह की अवधारणा हमें देखने को मिल जाती है। परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना का प्रलेख करना, तो अर्थात यह भी बिल्कुल सही है, हमारे समाज की कैसी संरचना रही है। जैसे हम देख सकते हैं बुक इनके आप क्या कहते हैं, इनके बॉस सुरजीत सिन्हा, आपके जीएस घूरिए, इस तरह के ये सारे लोग क्या हैं, समाज की संरचना के बारे में भी बात करते हैं। तो 6 का आंसर हम लोग को मिल गया, बी और सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 6 का आंसर हो जाता है हमारा 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है? ए. जी.एस. घुरिये, 2. बेरियर एल्विन, डी. जिंक्शन, 4. टी.वी. नायक। तो यहाँ हम देखें तो भारतीय में क्या कहते हैं, भारत की जाति प्रथा जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है, यह कथन घुरिये महोदय का है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। घुरिये महोदय को देखें तो ये कहते हैं कि जनजातीय में कहते हैं कि हमें जनजातियों के साथ सातवीकरण की नीति अपनानी चाहिए। सातवीकरण की नीति कि जनजातियों को हिंदुओं में अपनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि जब जातियों का उत्थान कैसे होगा, बहिर्विवाह को बढ़ावा दिया जाएगा, तब बहिर्विवाह को मान्यता देते हैं और कहते हैं कि बहिर्विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, तभी भी जातियों में जो भेदभाव है वो कम होगा। जाति निष्ठा शब्द ये देते हैं, जाति निष्ठा की चर्चा करते हैं। उनकी और देखें तो यह उपजाति को महत्व देते हैं, जाति से ज़्यादा यह उपजाति को महत्व देते हैं। और इनकी देखें तो जाति की इन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी, जाति की 6 विशेषताएं वो बताते हैं। इन्होंने ही जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार नेट में आपको पीजीटी में भी, हायर में भी पूछा हुआ है, जनजाति को ये पिछड़े हिंदू कहते हैं। तो इस तरह से 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ 1। बेरियर एल्विन है, वो अलगाव की नीति देते हैं, कहते हैं कि जनजातियों को जैसे हैं वो उन्हें उसी रूप में छोड़ देना चाहिए, उन्हें मिलाने में मतलब मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो समाप्त हो जाएगा। बल्कि इसी के अपोजिट में जी.एस. घुरिये सातवीकरण की नीति देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, जो भी वो जनजाति हैं वो भी क्या है, वो हमारे पिछड़े हिंदू ही हैं, इसलिए इन्हें हमें अपने साथ मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। तो 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है? ए. लिंटन, बी. वेबर, सी. मेन, 4. मार्टन। तो यहाँ कहा गया है कि परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है। किसने कहा है? तो यह कहा है वेबर महोदय ने, क्योंकि वेबर, अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कैसे कहते हैं ये। वेबर महोदय जब सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं, स्तरीकरण की, तो ये स्तरीकरण के 3 आधार बताते हैं। 3 आधार कौन से हो जाते हैं? एक कहते हैं सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है और तीसरा राजनीतिक है। तो जिससे आर्थिक से ये वर्ग की चर्चा करते हैं, सामाजिक से परिस्थिति की चर्चा करते हैं और राजनीति से यह दल अर्थात पार्टी की चर्चा करते हैं। इनकी बुक भी इसी तरह आ जाती है, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। यह इनकी वेबर की एक बुक भी आ जाती है इसी तरह से। आप समझ रहे हो। परिस्थिति की बात इन्होंने जब की तो परिस्थिति कहा कि जब जीवन अवसर समान होते हैं, समान जीवन अवसर होते हैं, समान जीवन के तरीके होते हैं, अर्थात लाइफ चांसेस की चर्चा करते हैं। लाइफ चांसेस टर्म देते हैं, कौन देते हैं? वेबर महोदय देते हैं। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ स्टाइल और लाइफ चांसेस की चर्चा कौन करते हैं? वेबर महोदय करते हैं। याद रखिएगा, लाइफ चांसेस यह टर्म है, यह टर्म कौन देते हैं? वेबर महोदय देते हैं। लेकिन बुक कौन देते हैं? डार्फ महोदय देते हैं। डेरेन डार्फ लाइफ चांसेस बुक है और टर्म वेबर महोदय का है। तो यहाँ परिस्थिति की चर्चा, और यह कहते हैं कि समाज में क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में परिस्थिति को देखते हैं। तो 8 का आंसर तो हम लोगों ने देखा यहाँ बी। और इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है उसको आप तार्किक रूप से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। चलिए कुछ और को जानकारियाँ हम लोग देख लें। तो यहाँ हेनरी मैन ये क्या कहते हैं? समाज को 2 भागों में बांटते हैं, परिस्थिति समाज और संवेदा समाज। लिंटन को देखें तो लिंटन ने 2 तरह के परिवार की चर्चा करते हैं। परिवार के 2 स्वरूप बताते हैं, दाम्पत्य मूलक और समरक्त मूलक परिवार या रक्त मूलक परिवार। तो यहाँ जो भी विशेष जानकारियाँ दी गई हैं उसे आप नोट कर लीजिए। इस तरह की जानकारी इस तरह से क्लियरली आपको कहीं भी किसी भी चैनल में आपको देखने को या पढ़ने को नहीं मिलेगा।
तो इस तरह के कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हों तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए 8 का आंसर तो हम लोगों ने देखा यहाँ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन इस विचार का अनुमोदन करता है कि भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं जब वे भूभागीय पहचान व सामाजिक महत्ता को खो देती हैं। यह कथन वेबर महोदय का है। वे भारतीय जनजाति को क्या कहते हैं, एक परिस्थिति समूह के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि यह एक वन समूह है और भारतीय जनजाति या जाति क्या है, एक परिस्थिति समूह है। और ये कहते हैं कि जब यह भूभागीय पहचान अपना खो देते हैं तब यह जातियों में बदल जाते हैं, क्योंकि किसी भी जनजाति का एक निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ उनकी पहचान होती है। हम पढ़ते भी हैं कि बिहार में कौन सी जाति पाई जाती है, राजस्थान में कौन सी जाति पाई जाती है। इस तरह से सारी जातियों की एक भूभागीय पहचान होती है। जब वो भूभागीय पहचान मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो जातियों में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब है कि वो भारतीय जातियों में चेंज हो गई हैं। तो 9 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। चलिए कुछ और जानकारियों को हम लोग देखते हैं। DN मजूमदार, इनकी बात करें तो इनकी बुक आ जाती है रूरल प्रोफाइल। बहुत ही बुक इनकी फेमस है, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बना हुआ है। ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, ये भी इनकी बुक है। रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया, यह भी इनकी एक बुक है। छोर का एक गांव, जिसमें ये बात करते हैं। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा देते हैं। कहते हैं संस्कृति क्या है, जीवन जीने का एक ढंग है। संस्कृति को कहते हैं कि जीवन जीने का एक ढंग है। बोंगावाद की अवधारणा देते हैं। तो यहाँ 9 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, तलाक की किस प्रथा द्वारा मुस्लिम महिला पति के समक्ष विवाह विच्छेद का प्रस्ताव रखती है तथा मेहर की रकम वापस करने का आश्वासन देती है। अर्थात यहाँ तलाक के प्रकार पूछे गए हैं, कौन सा प्रकार है जिसमें मेहर की रकम को वापस करने की बात होती है, और यह प्रस्ताव किसके द्वारा, महिला द्वारा रखा जाता है। तो चलिए कुछ इसके बारे में भी हम लोग देख लें। तो इस तरह का जो तलाक है वो आता है आपको खुला में। इसका ट्रिक समझ लेंगे कि महिला क्या कहती है कि मुझे खोल दो। महिला कहती है कि मुझे खोल दो, जिसके लिए मैं तुमसे कोई जो तुमने मेहर दिया है वो भी मैं तुमको वापस कर दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। तो खुला, ध्यान रखिएगा, ये महिला द्वारा प्रस्तावित होता है। तो आंसर तो मिल गया हम लोग का डी। कुछ और अन्य जो ऑप्शंस दिए हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर ले। ईला क्या कहता है, यह कहता है कि ईश्वर की कसम खाकर, अर्थात खुदा की, हम लोग ईश्वर कहते हैं, खुदा की कसम खाकर 3 बार व्यक्ति तलाक दे देता है तो तलाक हो जाता है, और इस तरह के तलाक को हम ईला कहते हैं। जीहर कहते हैं जहाँ महिला की तुलना किसी निषेधात्मक संबंध से की जाती है, निषेधात्मक संबंध से की जाती है, तो वैसी स्थिति में तलाक हो जाता है, जिसे हम जीहर कहते हैं। मुबारत होता है जब पुरुष एवं महिला की सहमति से जब तलाक होता है तो उसे हम मुबारत कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। एक और चीज़ है, आपको तलाक के और भी कुछ आ जाते हैं ऑप्शन, जैसे तलाक़े हसन, नहीं ऐसे नहीं होगा, तलाक़-ए हसन। दूसरा आ जाता है तलाक़े अहसन। एक आ जाता है आपको तलाक़े विद्दत। तो इस तरह से तलाक के बहुत सारे स्वरूप हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा 10 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ये क्वेश्चन तो लग रहा है रिपीट हो गया है, तो इसका तो आंसर हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया था। 11 का आंसर यहाँ 1 है, ये तो हम लोग देख ही लिए थे।
आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।